चैप्टर का नाम है आपका वायु, एयर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा चैप्टर है काफ़ी। देखिए, इससे पहले बात आती है वायु मतलब वायुमंडल। ठीक है, हमारी पृथ्वी चारों ओर से किससे घिरी है? वायु के घनी चादर से घिरी हुई है, वायु से घिरी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। अब वायुमंडल तो जाहिर सी बात है, इसमें क्या होगी? गैसेज होती है। जैसे सबसे ज्यादा हमारे वायुमंडल में जो गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन, सबको पता है N2। कितनी होती है? 78%। ओके, उसके बाद आती है ऑक्सीजन, 21% होती है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी 0.03%। हीलियम होती है, और क्या होती है आपकी? ओजोन एंड आर्गन 0.93%। इसका परसेंटेज नहीं लिखा है, आपने गूगल पर देख लेना चाहे तो। ठीक है ना, परसेंटेज आपको लिखना हो तो ठीक है, बट अदरवाइज आपको इतना काफी है कि नाइट्रोजन की परसेंटेज 78 है, जो सबसे ज्यादा है। ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड आर्गन आपको पता होना चाहिए 0.93%। अब हम देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपको एनसीईआरटी में दिया गया है कि तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। अब देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये, ठीक है, ये क्या करती है? जो सूर्य होता है, सन, उससे क्या आती है? हीट आती है पृथ्वी पर। तो सूर्य से जो आने वाली ऊष्मा है उसको पृथ्वी पर रोकता है। मतलब रोकता ये नहीं है कि आने नहीं देता, वो क्या करता है? जब पृथ्वी पर, ये मान लीजिए आपका ये सन है, ठीक है ना, तो जब ये पृथ्वी पर ऊष्मा आती है तो उस ऊष्मा को रोक लेता है, वापस जाने नहीं देता पृथ्वी पर। जब वो जाने नहीं देता वापस पृथ्वी से, तो पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है। और इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही जो पृथ्वी जो है ना तो ज़्यादा ठंडी हो पाती है, वो ज़्यादा ठंडी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है? सूर्य से आने वाली हीट को रोक लेता है। हीट क्या होता है? अगर वो हीट को ना रोके ना तो पृथ्वी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो जीवन असंभव हो जाता है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ठंड होती। CO2 का प्रभाव पृथ्वी पर ज़्यादा बढ़ जाता है। अब उसने पृथ्वी पर आने वाली ऊष्मा को रोक लिया, लेकिन वो तो कार्बन डाइऑक्साइड ने रोक लिया, लेकिन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव और भी तरीके हैं जिससे पृथ्वी पर बढ़ता जा रहा है। वो कौन से तरीके हैं? प्रदूषण से। प्रदूषण से कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अब ये एक था कि लिमिट में होनी चाहिए, बट अनलिमिटेड हो रही है। तो ये पृथ्वी का क्या करते हैं? टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। एक तो जो सूर्य से आ रही है ऊष्मा, उसको रोक रहा है ये, और एक प्रदूषण की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी बढ़ रही है, और पृथ्वी का तापमान क्या हो रही है? बढ़ा रहे हैं। और जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं भूमंडलीय तापन। तो CO2 का प्रभाव जब पृथ्वी पर ज़्यादा बढ़ जाता है, किससे? प्रदूषण से, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। उस तापमान बढ़ने को ही कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट का दे रखा था, तो इसलिए कहते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है ना, तापमान में अगर बढ़ोतरी होती है, बढ़ता है, तो ठंडे प्रदेश में जमी बर्फ क्या होती है? पिघलती है। जब तापमान बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगी। इससे क्या होता है? समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है। जब बर्फ पिघलेगी तो पानी बनेगा और समुद्र का जो जलस्तर है वो बढ़ेगा, और जिससे बाढ़ भी आ सकती है। अगर ऐसे ही ये चलता रहा कि तापमान बढ़ता रहा, ठंडे प्रदेश में बर्फ पिघलती रही, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती रही, तो जलवायु में भी परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को लिमिट में रखने का प्रयास कहा गया है। आ गया आपको समझ? अब आगे देखते हैं वायुमंडल की संरचना, जो उस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट और आपको ये पता होनी चाहिए। वायुमंडल की संरचना में देखेंगे तो वायुमंडल में जो है 4 परत पाई जाती है, सॉरी 5 परत, वो हम देखेंगे कौन कौन सी। ठीक है ना, तो परत कुछ इस हिसाब से बनाया गया है कि ट्रोपोस्फियर होती है, फिर स्ट्रेटोस्फियर होती है, मेसोस्फियर होती है, आयनोस्फियर होती है, एक्सोस्फियर। वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ ये हमारे क्या है? पोल, ध्रुव, और ये क्या होती है? इक्वेटर, मतलब विषुवत रेखा। तो यहाँ पे हम पहली जो हमारी ट्रोपोस्फियर होती है वो 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर यहाँ तक जाती है। तो क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो ये विषुवत रेखा है एक, और एक आपको क्या है? ध्रुव है, कि ध्रुव से देखें तो 8 किलोमीटर है, मतलब ऊंचाई कम है, और अगर विषुवत रेखा से देखें तो ऊंचाई ज्यादा है। ऐसा क्यों है? तो देखिए, सूर्य जब ऊष्मा देता है, हीट देता है, तो ध्रुवों पर सूर्य की जो किरणें वो तिरछी पड़ती है। ध्रुवों पर क्या होता है? सूर्य की जो किरणें वो तिरछी पड़ती है। तिरछी जब कोई चीज पड़ती है तो जाहिर सी बात है वो कम पड़ती है, तो तापमान क्या होगा? डिक्रीज होगा, कम आएगा। जब टेम्परेचर कम आएगा तो जाहिर सी बात है वहाँ की जो वायु है वो ठंडी रहेगी, इतनी गर्म नहीं होगी। और जब वायु ठंडी होगी और भारी होगी तो नीचे ही बैठ जाएगी, तो ऊंचाई क्या है? इसलिए कम है। लेकिन इक्वेटर पे क्या होता है? विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती है, और लंबवत पड़ेगी तो तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो वायु गर्म होगी, गर्म होगी तो वायु हल्की होगी, हल्की होगी तो ऊपर उठेगी, और ऊंचाई की मोटाई ज्यादा होगी। इसी विषुवत रेखा पर क्या होता है? ऊंचाई ज्यादा होती है और ध्रुवों पर कम होती है। अब देख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडल जो है 5 परतों में विभाजित है। पहली आ जाती है आपकी सौरमंडल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ये बनाना आपको जरूरी है।
ठीक है ना। ट्रोपोस्फियर जैसे मैंने कहा 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक की होती है। 13 किलोमीटर तक भी लिखा रहता है, बट 18 तो आप मान ही सकते हो क्योंकि 18 से तो कम ही है 13, ठीक है। तो वायुमंडल की सबसे नीचे की परत और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऊंचाई पर जाने पर इसमें क्या होता है कि ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी होती है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, तापमान कम होता है। इससे हम क्या कहते हैं, सामान्य ताप ह्रास दर भी कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स। तो याद रखना है आपको, इसमें क्या होगा, ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा जब टेम्परेचर ऊपर जाने पर तापमान में कमी आएगी, तो जाहिर सी बात है सभी मौसम की घटनाएं सौरमंडल में होगी, जैसे वर्षा होगी, हिमवर्षा और पवन, ठीक है। ये आपकी पहली लेयर कौन सी होगी, ट्रोपोस्फियर। सेकंड लेयर की बात करें तो आ जाती है समताप मंडल, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। ये ओजोनोस्फियर इसमें के अंदर आता है। देखिए यहाँ तक आपके हो गए ट्रोपोस्फियर। इसके बाद होती है यहाँ से यहाँ तक, ये जो आपको है ये आपकी है 50 किलोमीटर, मतलब 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर क्या है आपकी, ये समताप मंडल। समताप मंडल के अंदर ही एक लेयर और होती है जिसको कहते हैं ओजोनोस्फियर, और ये 20 से 35 किलोमीटर में होती है, ठीक है। समताप मंडल के अंदर ही क्या होती है आपकी ओजोन लेयर होती है। समताप मंडल में क्या होता है, तापमान स्थिर रहता है, कांस्टेंट। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। इसलिए इस लेयर को हम कहते हैं ओजोन स्फीयर भी कह देते हैं। ओजोन परत क्या है, सुरक्षा कवच है। सूर्य की यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। और यहाँ पे एक छोटी सी बात लिखी है कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ताकि आपको याद रहे, प्री एग्जाम में पूछ लिया जाता है ओजोन दिवस। इस मंडल में 165 मीटर ऊंचाई में जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड में वृद्धि होती है। वायुयान जो है इसी मंडल में उड़ते हैं, मतलब जो प्लेन वगैरह उड़ते हैं। ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, इसलिए मैंने लिखा है कि 18 किलोमीटर तक होगी ट्रोपोस्फियर, और स्ट्रेटोस्फियर हो गई 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और इसमें आपकी ओजोनोस्फियर पाई जाती है। नेक्स्ट आती है आपके मध्य मंडल, मतलब मीजोस्फियर। इसके बाद आता है मीजोस्फियर, ठीक है। ये आपकी कितनी है, 80 मीटर तक, ओके। तो मेसोस्फीयर की बात करें तो वायुमंडल की तीसरी परत है, 80 किलोमीटर ऊंचाई तक है। ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, और जो उल्का पिंड आते हैं ना, वो इस परत में आके नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंडक है। आ जाती है अगली आयन मंडल, आयोनोस्फियर, 400 किलोमीटर तक। कई कई बुक में 600 भी लिखा है। यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। जब सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती है तो ये कई परतों में विभाजित होती है, उसकी अल्ट्रावायलेट किरणें DEFG में, और इन सब परत के द्वारा क्या होते हैं, सूक्ष्म, लघु और दीर्घ रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। ऊंचाई के साथ साथ इसमें तापमान में वृद्धि होती है। आयन मंडल में 2 घटनाएं होती है, आपको याद रखना है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, ठीक है। तो आयन मंडल में 2 घटनाएं होती है, कौन सी, अरोरा वारियलिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस। ये उत्तरी ध्रुव पर होती है और दक्षिणी ध्रुव पर होती है घटना, तो याद रखना है आपको। थोड़ा वॉइस ऐसी आ रही होगी क्योंकि मुझे कोल्ड हो रहा है काफी। नेक्स्ट जो आपकी लास्ट लेयर आती है वो है आपकी वायुमंडल, मतलब एक्सोस्फीयर। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, और हल्की जो गैसें होती है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। ये कैसी होती है, विरल अवस्था में होती है, इनका घनत्व कम होता है क्योंकि। तो ये सारी आपकी क्या है, लेयर्स है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि सबसे नीचे की परत ट्रोपोस्फियर है, जो 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर होती है। उसके बाद आती है आपकी स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, इसमें ही आपकी ओजोनोस्फियर लेयर पाई जाती है। इसके बाद आती है आपकी मेसोस्फियर, वो आपकी 80 है। फिर आपके जाती है क्या, आयन मंडल, जो आपकी 400 किलोमीटर है। उसके बाद एक्सोस्फियर, जो ऊपर वाला क्षेत्र है सारा, ठीक है। सबसे वायुमंडल की ऊपरी परत एक्सोस्फियर, सबसे नीचे की ट्रोपोस्फियर। क्षोभमंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, आयन मंडल एंड वायुमंडल। आगे का देखते हैं अब हम। तापमान की बात करते हैं। तापमान क्या होता है, सिंपल कहते हैं कि किसी वस्तु के गर्माहट और ठंडेपन की माप ही तापमान है। जो सूर्य से पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त होती है, सूर्य से जो किरणें आती है पृथ्वी की तरफ, वो क्या कहलाता है, वो हमारा सूर्य ताप कहलाता है। इसे हम आतापन भी कहते हैं, आतपन। जो पृथ्वी से वायुमंडल को ऊर्जा प्राप्त होती है, पृथ्वी से जो रिफ्रैक्ट होकर वापस जाती है वायुमंडल में, तो वह क्या होता है, वह टेम्परेचर होता है। अब तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, एक तो सूर्य की किरणों का तिरछापन, और एक मेघाच्छादन मतलब बादल, ठीक है। वायुदाब क्या होता है, एकांक क्षेत्र पर लगने वाला वायु भारी वायुदाब कहलाता है। प्रति 10 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 MB मतलब मिली बार वायुदाब में कमी आती है। और जब वायुदाब में कमी आती है 10 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 MB की कमी आ रही है, तो जाहिर सी बात है सभी स्थानों पर वायुदाब समान नहीं होता, और ये वायुदाब के अंतर को ही कहते हैं वायुदाब प्रवणता। जैसे कहा कि 100 MB का 100 मिली बार का कोई क्षेत्र है, ऊपर जाने पर, ठीक है ना, ऊंचाई पर जाने पर क्या होती है, कुछ कमी आती है। तो मान लिया 90 MB हो गए, तो इसे क्या कहा, PGF। PG है मतलब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स।
वायुदाब में जो अंतर है उसको वायुदाब प्रवणता कहते हैं, और वायुदाब प्रवणता के कारण एक बल की उत्पत्ति होती है। कौन सी? वायुदाब प्रवणता बल। ठीक है, और इसके कारण क्या होती है, जो पवनें चलती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलते हैं। इस वायुदाब प्रवणता बल के कारण ही पवनों की उत्पत्ति होती है। इसलिए मैंने हेडिंग डाल दिया था पवन की। पवन किसे कहते हैं? कैसे आती है पवन? तो वायुदाब प्रवणता बल के कारण ही पवनों की उत्पत्ति होती है, और इसी के कारण पवनें जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। सर्वाधिक वायुदाब का होता है सागर तल पर होता है, सबसे नीचे। ठीक है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने पर तो कम हो जाती है, और नीचे सबसे ज्यादा है, तो सागर तल पे सबसे ज्यादा है। कितना है? 1013.5 मिलीबार। आगे जाता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक विक्षेपक बल उत्पन्न होता है, एक आभासी बल। ठीक है, जिसको कोलियस फोर्स या इफेक्ट कहते हैं। अब यह उत्तरी गोलार्ध में पीजीएफ के लंबवत और दाईं ओर लगता है। पीजीएफ मैंने आपको बताया क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। और दक्षिण गोलार्ध में पीजीएफ के लंबवत और बाईं ओर लगता है। जिसके प्रभाव से क्या होता है, हमने ये क्यों चर्चा की? क्योंकि जिसके प्रभाव से पवनें मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती है, मतलब हट जाती है। वायुदाब पेटी क्या होती है? दो अक्षांश के बीच के क्षेत्र को वायुदाब पेटी कहते हैं, और ये कुल 7 प्रकार की होती है। 7 में से जो 3 है उत्तरी गोलार्ध में होती है, एक विषुवत रेखा पे होती है, 3 उत्तरी गोलार्ध में होती है। पवन की बात करें, पवन तो मैंने बता दिया क्या है कि ये कहाँ से आती है? वायुदाब प्रवणता बल से आती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। 3 पवनों के बारे में चर्चा की गई है, स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। यह वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में होती है। व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें। मौसमी पवन में क्या होती है? ऋतुओं में दिशा बदलना। ठीक है, अलग अलग ऋतु में अलग अलग दिशा बदलती है, जैसे भारत में मानसूनी पवन। और स्थानीय पवन क्या होते हैं? हर क्षेत्र में एक विशेष समय में होते हैं, जैसे भारत के उत्तर क्षेत्र की गर्म और शुष्क पवन, जिसको लू कहते हैं। इसके बारे में जो अलग से बाद में आगे चैप्टर्स में चर्चा होगी। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी क्या होते हैं? किसी वायु में उपस्थित, मतलब वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। 3 पॉइंट आते हैं, एक तो आर्द्रता क्षमता, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। एक निश्चित तापमान पर किसी वायु द्वारा जल वाष्प धारण करने की जो क्षमता है वो आर्द्रता क्षमता कहलाती है। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर के। निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है? कि एक एकांक आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा। सापेक्ष आर्द्रता जो होती है वो इक्वल होती है किसके? निरपेक्ष आर्द्रता, और अपॉन किसके? ये ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है, आर्द्रता क्षमता इंटू 100%। जिस तापमान पर किसी वायु की जो सापेक्षिक आर्द्रता अगर वो 100% हो जाए तो उसे हम कहते हैं उष्मांक बिंदु। ठीक है, ये आपको जस्ट पढ़ना है। आगे की बुक में हम जो आगे की मतलब 8th 9th में आएगी डिटेल में इसको पढ़ेंगे।